अंकुर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह विदेश में पढ़ाई करने के बाद वही नौकरी करने लग गया था। उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश थे। अंकुर अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था और उन्हें हर दूसरे दिन फोन करके उनकी खैर खबर लिया करता था। चलो अच्छा है जी, अंकुर की नौकरी विदेश में लग गई और वो सेटल हो गया। हाँ कमला, हम लोगों का क्या, बुढ़ापा काट लेंगे एक दूसरे के सहारे। एक दिन अंकुर की मौसी उसके घर आती है। अरे कमला, तेरा बेटा तो विदेश में बस गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब उसकी शादी वादी करा दे। हाँ दीदी, कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना। उसी शाम को अंकुर का फोन आता है। पिताजी प्रणाम, मैं अगले हफ्ते आप लोगों से मिलने इंडिया वापस आ रहा हूँ। यह सुनकर अंकुर के माता पिता उसके स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। एक सप्ताह बाद अंकुर अपने घर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। उसके साथ एक विदेशी खूबसूरत सी लड़की भी होती है। सभी उन दोनों का स्वागत करते हैं। मेहमानों के जाने के बाद अंकुर के पिता उससे पूछते हैं, बेटा अपने साथ आए विदेशी मेहमान के बारे में तो बताओ। पिताजी, यह कोई मेहमान नहीं, यह आपकी बहू है मारिया। यह सुनते ही अंकुर के माता पिता के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे का फैसला कबूल कर लेते हैं। मारिया कुछ ही दिनों में उस परिवार के साथ घुल मिल जाती है और अंकुर के माता पिता की खूब इज्जत करती है। घर के काम काज में भी हाथ बटाती है। यह सब देखकर अंकुर के माता पिता खूब खुश होते हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहू बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। हाँ बेटा, हम तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं। लेकिन मारिया के दिल में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उस रात मारिया को एक फोन आता है। मारिया, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, आज रात को ही काम हो जाएगा। उस रात को मारिया सबके खाने में नींद की दवा मिला देती है और सबके सोने के बाद घर से सारे जेवर, सोना, चांदी, पैसा आदि लेकर रफू चक्कर हो जाती है। गांव की बाहरी सीमा पर उसका दोस्त रॉबर्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। सुबह होते ही जब अंकुर और उसके माता पिता को इस बात का पता चलता है, वे सब लोग अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अंकुर विदेश फोन करके पता करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक गैंग है जो लड़कों को अपनी शादी के जाल में फंसाकर उन्हें लूट लेते हैं। तब अंकुर के पिता उससे कहते हैं, बेटा अब अपने देश में ही बहुत काम है, यही काम करके अपना और देश का नाम ऊंचा करो। और इस तरह अंकुर की आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हटकर उसे सच्चाई नजर आने लगती है। जी पिताजी, आप ठीक कहते हैं, अपने देश जैसा कुछ नहीं है। समीर चंद्र गांव में रहता था। उसे अपने गांव से बहुत लगाव था। वहाँ की खुली साफ हवा और पास ही नदी में बहता निर्मल शीतल पानी देखकर वह अपने ऊपर गर्व महसूस करता था। वो इसी धरती में पैदा हुआ था। अपने गांव के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए वो गांव वालों के साथ मिलकर बहुत से अच्छे काम किया करता था। मुखिया जी, आज मेरा पंचायत में प्रस्ताव होगा कि गांव के सभी लोग घर में शौचालय बनवाएं और गांव में प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगा दी जाए। ठीक है समीर बेटा, पंचायत तुम्हारी बात से सहमत है। इस तरह गांव के बड़े बुजुर्ग भी हर काम में समीर की मदद करते। समीर को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव से विदेश जाना पड़ा। वो अपने कॉलेज में भी हमेशा गांव की स्वच्छता और शुद्ध जल वायु की तारीफ किया करता था। इधर समीर के जाने के बाद गांव के नजदीक नदी किनारे एक सीमेंट फैक्ट्री खुल जाती है। गांव वाले सीमेंट फैक्ट्री खुलने से बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें वहां रोजगार जो मिल गया था और दुकानें आदि खुलने की वजह से कारोबार बहुत बढ़ गया था। मगर कुछ समय बाद ही सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होने लगा और केमिकल वेस्ट नदी में जाकर बहने लगा। इस कारण नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया। इन्हीं कारणों की वजह से गांव में तरह तरह की बीमारियों के शिकार होने लगे लोग। गांव के खेत खलियान भी दूषित पानी की वजह से अब सूखने लगे। एक दिन पंचायत में एक गांव वाले ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आप फैक्ट्री वालों से प्रदूषण को लेकर बात करने गए थे, क्या निर्णय हुआ?
हाँ मैंने बात तो की है, मगर वो लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण तो होगा ही। तभी मुखिया जी समीर को देखकर चौंक जाते हैं। अरे समीर बेटा तुम? प्रणाम मुखिया जी, और आप सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। खुश रहो बेटा समीर, तुम कब आए? मुखिया जी कल रात ही आया, सुबह होते ही आपसे मिलने आ गया। लेकिन यह क्या, गांव की आबो हवा को किसकी नजर लग गई है? मुखिया समीर को सारी बात बताते हैं। समीर अगले ही दिन सीमेंट फैक्ट्री की मैनेजमेंट को मिलने जाता है और प्रदूषण के बारे में उनसे बात करता है। मिस्टर समीर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री है, प्रदूषण तो होगा ही। सर मेरे पास कुछ उपाय हैं, अगर आप इन्हें लागू करें तो प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। कंपनी वाले उसका सुझाव मान जाते हैं और फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरण लगाए जाते हैं और नदी में आने से पहले केमिकल वेस्ट को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करते हैं। समीर भी गांव वालों को और अधिक पेड़ लगाने का सुझाव देता है। समीर की मेहनत रंग लाती है और पूरे गांव की आबो हवा पहले की तरह एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाती है और बीमारियां जो गांव में लगातार आ रही थीं, उनसे लड़ने की शक्ति गांव वालों में आ जाती है और समीर एक अच्छा नागरिक अपनी मिट्टी को सलाम करता है। गांव वाले समीर की तरह अपनी मिट्टी से प्यार करने लगते हैं। पंजाबी ढाबा मद्रासी डोसा। जया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत गुणी भी थी। वह खाना बनाने में बहुत निपुण थी। उसके बनाए मसाले डोसे की तारीफ सभी किया करते थे। एक दिन जया के कॉलेज के कुछ दोस्त उसके घर आए तो जया ने उन्हें मसाला डोसा और इडली बनाकर खिलाई। जया, मसाला डोसा कहाँ से मंगवाया है? हमें भी बताओ, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ जया, मैंने भी आज तक कभी इतना स्वाद डोसा नहीं खाया। जया ने जब उन्हें बताया कि यह उसने खुद बनाया है तो सभी उसकी तारीफ करते नहीं थके। अमनदीप मन ही मन जया को प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जया भी अमनदीप को बहुत पसंद करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अमनदीप ने जया से कहा, जया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जया हाँ कर देती है और दोनों के घर वाले मंजूरी देकर उनकी शादी कर देते हैं। दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अमनदीप अपने पिताजी के ढाबे पर काम करने लगता है और पंजाबी खाने के साथ साथ इडली डोसा भी बेचना शुरू कर देता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से ढाबे के काम में काफी तरक्की होती है। यह सब देखकर उसके सामने के ढाबे वाला मंजीत उनसे जलने लगता है और अपने ढाबे पर पंजाबी खाने के साथ साथ इडली डोसा बेचना भी शुरू कर देता है और अमनदीप के मसाला डोसा बनाने वाले कारीगर को लालच देकर अपने साथ मिला लेता है। धीरे धीरे अमनदीप के ढाबे के ग्राहक अब कम होने लगते हैं। एक दिन अमनदीप परेशान होकर घर आता है और उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या बात है पुत्र जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अमनदीप उन्हें सारी बात बताकर कहता है, अब आप ही बताओ पिताजी, मैं इडली डोसा बनाने वाले को कहाँ से लेकर आऊँ? तभी जया कहती है, अगर आप पिताजी बुरा न माने तो क्या मैं इनके साथ कुछ मदद कर सकती हूँ? वह कैसे बेटा जी? पिताजी, मुझे बहुत स्वाद मसाला डोसा और इडली सांभर बनाना आता है। हाँ जया, मुझे याद आया, मैंने भी तो तुम्हारे हाथ का डोसा खाया है। अमनदीप के पिता मान जाते हैं और अगले ही दिन से जया पंजाबी ढाबे में मद्रासी डोसा बनाना शुरू कर देती है। उसके बनाए डोसे की खुशबू से सभी ग्राहकों को अमनदीप के ढाबे पर खींचे चले आते हैं और उनका पंजाबी खाने के साथ साथ मद्रासी डोसे का काम भी खूब चल पड़ता है। सभी लोग जया के बनाए मसाले डोसे को खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं और कहते हैं, भाई वाह, पंजाबी ढाबे के मद्रासी डोसे की तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल मजा आ गया, वाह क्या बात है। जगदीप एक मैकेनिकल इंजीनियर था। वो बहुत ही होशियार था। अपनी काबिलियत के कारण उसे बड़ी मोटर इंजन बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली थी। वो कम से कम फ्यूल कंजप्शन वाला इंजन बनाने में लगा हुआ था। उसके सीनियर उसकी बहुत तारीफ करते थे। जगदीप, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल और सोलर कार वाला आइडिया मैनेजमेंट को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। जगदीप, अब आगे क्या करने का इरादा है? सर, मैं ऐसा इंजन बनाना चाहता हूँ जो पानी से चले। जगदीप के सीनियर्स उसे कहते हैं कि वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट के सामने रखे।
ताकि कंपनी उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी दे दे। जगदीप ऐसा ही करता है और 4 दिन बाद अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट को अच्छे से समझाता है। तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट तुम्हें इस पर काम करने की मंजूरी देती है। धन्यवाद सर। जगदीप कंपनी की वर्कशॉप में अपने काम पर लग जाता है और पानी से हाइड्रोजन अलग करने और उसको इंजन में सप्लाई देकर इंजन जलाने में कामयाब हो जाता है। वो कंपनी की वर्कशॉप में पड़ी एक पुरानी कार के फ्रेम पर अपने साथी मैकेनिकों की सहायता से उस इंजन को लगाकर एक कार तैयार कर देता है और आखिरकार वह दिन आ जाता है कि जब वो पानी से चलने वाली कार मैनेजमेंट के आगे पेश करता है। तो जगदीप, तुम तैयार हो कार चलाने के लिए? जी सर। जगदीप पानी से चलने वाले इंजन की कार को स्टार्ट कर उसे चलाकर मैनेजमेंट को दिखाता है। सभी लोग उसका तालियों से हौसला बढ़ाते हैं और डायरेक्टर कहता है, अरे वाह जगदीप, तुम्हारा आविष्कार देखकर हम बहुत खुश हुए। आने वाले समय में यह कार सड़कों पर दौड़ेगी और पेट्रोल और डीजल की कमी से जूझने में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तुम्हारे इस आविष्कार को हम प्रोडक्शन के लिए आगे भेज देंगे। और जगदीप की दिन रात की मेहनत को एक सितारा मिल गया था, उसकी सफलता का चमकता हुआ सितारा।